नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द रणवीर शो में। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। ओके, CRISPR begins curing genetic disorder. बताइए सर, CRISPR क्या है? क्रिस्पर एक जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आपको बच्चा चाहिए, आप चाहते हो कि वो बड़ा होकर 6 फुट 6 इंच का बने, उसके ब्राउन आईज हो, तो आप उसमें वो कोड डाल सकते हो। यू कैन हैव एनी डिजाइनर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वांट। Do you think human cloning reality बनेगी? आज भी बन सकती है, टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है। मैंने रणवीर का डीएनए ले लिया फॉर एग्जांपल, एक बाल मैंने चोरी कर लिया, उससे मैंने आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, तो मैं 15 रणवीर के नए क्लोन बना सकता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि AI will cause loss of jobs और substitution of jobs, this is a very real. वी आर देयर नाउ। आज इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पूरी खत्म होने वाली है। एक चिप है जो हम अपने ब्रेन के अंदर डालेंगे, जो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड होगा, और हम अपने थॉट से उनको कंट्रोल कर पाएंगे। क्या आपको लगता है 2030 तक ये एक्चुअल रियलिटी बन जाएगी? AI companions pass Turing test for emotional bonding. It will have emotions just like humans. आपको कोई पत्नी नहीं मिली फॉर एग्जांपल, तो आपने एक रोबोट पाल लिया, then that robot will be able to emote just like human. वाह, आर्टिफिशियली अगर आप अपने बच्चों को सुपर इंटेलिजेंट बनाएंगे, इट्स गोना कॉज अ बाइफर्केशन ऑफ द ह्यूमन रेस इनटू सुपर इंटेलिजेंट, सुपर रिच पीपल एंड पुअर पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड। ये अभिजीत चावड़ा और रणवीर वाली कॉम्बिनेशन तो लेजेंडरी है ही, पर इस एपिसोड के बारे में मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट माइंड ब्लोइंग एपिसोड्स। बहुत एन्जॉय करा हमने इसे रिकॉर्ड करते वक्त। आई एम श्योर यूल एन्जॉय इट वाइल यू लिसन। अगर आप भी फ्यूचरिज्म में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपको जानना है कि AI की वजह से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, 2100 में ज़िंदगी कैसी होगी हमारी, अगर आपको ब्लैक मिरर जैसे शोज़ अच्छे लगते हैं, तो you will enjoy this future special with Abhijit Chavda on TRS. इस पॉडकास्ट को हमने काफ़ी सालों से प्लान करके रखा है, पर आज वी आर एग्जीक्यूटिंग अपॉन इट। फ्यूचरिज्म ही कहते हैं, फ्यूचरिज्म बोलते हैं, यस। फ्यूचरिज्म के बारे में बात करेंगे आज। यानी कि एक थोड़ा सा ये टेक ओरिएंटेड पॉडकास्ट है, बट साईफाई का एलिमेंट रहेगा, साइंस का एलिमेंट रहेगा और फ्यूचर का एलिमेंट रहेगा। जिस तरह AI ने दुनिया को बदल दिया, उसी तरह ऐसे बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं जो दुनिया को हर 5 साल के चैप्टर में बदलेंगे। सर, आज के पॉडकास्ट एपिसोड के बारे में आप क्या प्रीव्यू देना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, हम 5-5 साल के इंटरवल में देखेंगे क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ सकती है। हमने AI को पूछा है कि उनके हिसाब से क्या होने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और हर प्रेडिक्शन को हम रिव्यू करेंगे। कितना एक्यूरेट है, कितना टाइमली है, क्या ये जल्दी हो सकता है उससे या फिर और टाइम लगेगा, एंड सो ऑन। एक ज़बरदस्त आउटपुट दिया है हमें ChatGPT ने, एंड पैरेलली आई ऑल्सो गॉट ChatGPT इन माई हैंड। जहाँ भी हम दोनों अटक जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू सम टेक्नोलॉजी, वी विल रेफरेंस ChatGPT। गुड आइडिया। कि फ्लाइंग कार्स के सब्जेक्ट में एडवांसमेंट क्या है, नैनो बॉट्स में एडवांसमेंट क्या क्या है, वगैरह वगैरह। सो वी विल यूज द हेल्प ऑफ AI। इसलिए ये TRS का पहला एपिसोड है जहां एक्टिवली 1.5 गेस्ट बैठे हुए हैं। 1 गेस्ट इन फ्रंट मी विच इज easy, और एक आधा गेस्ट मेरे फोन पर है इन द फॉर्म ऑफ ChatGPT। ओके, यू वांट टू टॉक अबाउट द प्रॉम्प्ट वी गेव? हमने प्रॉम्प्ट क्या दिया था ChatGPT को? Please predict the technologies that could emerge in the future at 5-year intervals until 2200, right? 2200, 200, yes. जो बहुत दूर है, पर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आई प्रॉमिस यू, अगर आपके बिजनेस एम्बिशंस है जिंदगी में, या अगर आप बस मेंटल स्टिम्युलेशन चाहते हो, यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस एपिसोड। ओके, सो लेट्स बिगिन सर एट 2025, which is now. AI co-pilots in vehicles revolutionize transport, and CRISPR begins curing genetic disorders. AI co-pilots in vehicles revolutionize transport. I think we're talking about Tesla style
टेस्ला स्टाइल ऑटो ड्राइविंग कार्स। तो अभी यूएस जैसे कंट्रीज में जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रैफिक रूल्स हैं, वहाँ पे वी ऑलरेडी हैव सेल्फ ड्राइविंग कार्स। उसके अंदर सॉफ्टवेयर है और इट हैज एक्सेस टू दी विजुअल एड्स, तो वो कार अपने आप को ड्राइव कर सकती है। तो आई डोंट थिंक इट इज लीगल येट टू ड्राइव इट लाइक दैट, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो आई थिंक इट्स गोना बी इम्प्लीमेंटेड नाउ। सो एआई को पायलट, तो आप बैठिए, आप एआई को बोले कि भाई आप मुझे ये जगह जाना है, तो आपको लेके जाएगा वो। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर राइट नाउ। या सो दैट इट मेक्स सेंस, एआई को पायलट। डू यू थिंक भारत में पॉसिबल होगा? भारत में थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि भारत में ट्रैफिक रूल्स नहीं है। भारत में कोई कुछ भी करता रहता है। सो एआई विल हैव टू डू वेरी डिफेंसिव ड्राइविंग अगर भारत में उसको इम्प्लीमेंट करना है तो। और इस कारण बिकॉज ऑफ रोड कंडीशंस भी एक प्रॉब्लम होता है। सो भारत में थोड़ा चैलेंजिंग है इसको इम्प्लीमेंट करना इस समय पे एटलीस्ट। एज फार एज आई नो, जब आप अब एक टेस्ला में बैठते हो तो एक स्क्रीन होती है बीच में, और टेस्ला कार्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते जाते हैं। वन ऑफ द रीसेंट अपडेट्स अलाउड मैपिंग ऑफ द नियर सराउंडिंग्स, यानी कि जब आप एक्चुअली टेस्ला चला रहे हो तो अगर आपके सामने एक ट्रक जा रही है, योर टेस्ला इज एबल टू अंडरस्टैंड कि ट्रक है सामने, और वो स्क्रीन पर ना एक ट्रक की इमेज दिखाई देती है। इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई पीपल, इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वो जो वेस्टर्न कंट्रीज में कोन्स रहते हैं ना छोटे रोड पे, विच डोंट अलाउ यू टू गो ऑन दैट। सो टेक्नोलॉजी हैज रीच्ड हियर, जहाँ रियल टाइम में आपको एक वो 3D इमेजरी मिल जाती है आपके आसपास। आई एम श्योर इट्स यूजिंग द सेम इमेजरी टू फैसिलिटेट द सेल्फ ड्राइविंग। बिल्कुल, यस ना। तो इट्स लाइक अ लीडर लाइक सिस्टम, रेडार मैपिंग टाइप का। उसको मालूम पड़ता है सामने क्या है, तो उसके हिसाब से वो पूरा इमेजरी बनाता है, एंड दैट इज व्हाट इट यूजेस टू नेविगेट। आई डोंट नो हाउ इट वुड डू इट ऑन इंडियन रोड्स, बिकॉज इंडियन कंडीशंस बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग है, और आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। रास्ते में कोई आगे अचानक से अगेंस्ट द रूल्स, तो आई थिंक इंडिया में भी इवेंचुअली तो होगा ही, मे बी और 3-4 मे बी शायद 5 साल लगेंगे, लेकिन इवेंचुअली टेक्नोलॉजी उतना बढ़ जाएगा कि भारत में भी वो चला सके ऑटोनोमसली व्हीकल्स को। मान लो ये ऑटोनॉमस व्हीकल की सिचुएशन एक्चुअली रियल बन गई, हाँ, दैट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल लूजिंग देयर जॉब्स। बहुत सारे जो उबर ड्राइवर्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, दे विल हैव टू लुक फॉर अदर ऑक्यूपेशंस। यस। तो जब हम ये कहते हैं कि एआई विल कॉज लॉस ऑफ जॉब्स और सब्स्टिट्यूशन ऑफ जॉब्स, दिस इज अ वेरी रियल। वी आर देयर नाउ, वी आर ऑलरेडी देयर। 10-15 साल में नहीं, 5। आज इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पूरी खत्म होने वाली है। बताओ। देखिए, एआई एजेंट्स होते हैं। एआई एजेंट मतलब इट्स एक एआई सिस्टम है जिसके पास ये सारे कंपिटेंसेस है। लेट्स से मैंने एआई एजेंट को एक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट दिया और एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दिया सॉफ्टवेयर का, वो उसको पढ़ेगा और उसके पास जो भी स्किल सेट्स है उसको यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर बना के देगा आपको। वो एक एआई एजेंट जो है प्रोग्रामर है। अब वो उसका आउटपुट हम देंगे दूसरे एआई एजेंट को जो टेस्टर है। वो यूनिट टेस्टिंग कर लेगा, रिग्रेशन टेस्टिंग कर लेगा, और जो कुछ भी उसको बग्स मिले वापस प्रोग्रामिंग एजेंट को देगा। प्रोग्रामिंग एजेंट्स वो सब देखेगा और बग्स को सॉल्व कर देगा, वापस टेस्टिंग हो जाएगा। वंस एवरीथिंग इज अप्रूव्ड, आप क्लाइंट को दीजिए, खत्म। कहाँ पे है आपका ह्यूमन प्रोग्रामर इसमें? कहाँ पे आपका ह्यूमन टेस्टर है इसमें? इंडिया का पूरा आईटी इंडस्ट्री इससे खत्म हो सकता है। सो वी आर ऑलमोस्ट ऑलरेडी देयर टुडे। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आजकल मुझसे मिलते हैं, हर कोई एआई एजेंट्स के बारे में बात करता है। जी, एजेंट शब्द मतलब क्या? एआई एजेंट सबसे सिंपल डेफिनेशन इसका ये है कि वो आपका एक एआई एम्प्लॉई है। आपने एक प्रोग्रामर हायर किया, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर के पास एक स्किल सेट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको आते हैं, उसको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लेकर कोडिंग करना आता है, यूनिट टेस्टिंग करना आता है, ही कैन कम्युनिकेट विथ टेस्टिंग एम्प्लॉईज एंड सो ऑन। एआई एजेंट एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉई है आपका, एआई एनेबल्ड एम्प्लॉई। That's the simplest definition AI agent का। Okay, एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करें अब? जी बिल्कुल। Okay. Hey ChatGPT, can you tell me when there won't be a requirement for any Uber taxi drivers because self-driving would have become an automated job in the future? As in, cars in the future will be driven by AI bots. Therefore, Uber drivers won't have a job to do. Realistically, according to you, when do you predict that is a reality? Self-driving tech already exists and is operational in limited conditions. Google की एक कंपनी है Waymo,
fully driverless robotaxi services in Phoenix, Arizona and San Francisco. Cruise by General Motors doing same until regulatory issues paused it. Tesla ने एक full self-driving service को test किया. It's in beta but requires human supervision. Realistic global timeline breakdown 2027 to 2029 Dubai, San Francisco, Singapore में fully autonomous Uber-like fleets in certain areas. By 2030 to 35 जहाँ भी developed शहर होंगे वहाँ autonomous driving होगी. Driver job loss begins at scale in places like California, UAE and parts of China. By 2040, majority of Uber rides in first world urban areas will be autonomous. Developing countries like India, Brazil, Africa will still rely on human drivers because of bad infrastructure, legal issues and affordability. But by 2050, most global urban rides will be autonomous. Manual driving becomes a niche or luxury experience. Uber driver as a job could vanish in urban zones. यानी कि ये कह रहे हैं कि 25 साल में जॉब्स चले जाएंगे. देखिए भारत जैसे देश में क्या होता है कि वी हैव टैक्सी ड्राइवर यूनियंस हु आर इन पॉलिटिकल, उसमें पॉलिटिक्स भी आता है. सो बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड बिकॉज ऑफ दीज यूनियंस यू मे हैव डिलेज इन दीज थिंग्स, बट आई थिंक बाय 2040 in any reasonable country you will have autonomous drivers. शायद ये एक डेवलप्ड कंट्री की साइन भी होगी. हाँ बिल्कुल, yes. ना लाइक अगर आपके देश में ऑटोनोमस ड्राइविंग नहीं हो रही है बाय 2040 it means you're a backward country essentially. बिल्कुल. Okay. Now moving on, because I'm sure we'll talk about future of transport in the future of this podcast also. Okay, जो दूसरी prediction है for 2025, CRISPR begins curing genetic disorders. बताइए सर CRISPR क्या है? CRISPR एक जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी है. तो जीन्स क्या होती है? जीन्स क्या होते हैं? देखिए हमारे शरीर में हर सेल में एक्सेप्ट फॉर रेड ब्लड सेल्स में बाकी सेल्स में डीएनए होता है. डीएनए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है. ठीक है, उस डीएनए में जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारा जेनेटिक कोड एनकोडेड है कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तब उसके आँख का क्या कलर होगा, उसके बाल का क्या कलर होगा, उसका स्किन कितना लाइट होगा, कितना डार्क होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा वो, कि बड़ा होकर कितना टॉल कितना शॉर्ट बनेगा. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डीएनए के अंदर एनकोडेड है. और आपके जेनेटिक कोड में कभी कभी कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके कारण से आपको जेनेटिक डिसीजेज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के हृदय में एक होल होता है, कुछ बच्चों में ये होता है, तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, उसका स्किन ब्लूइश हो जाता है और उसके लिए सर्जरी करना पड़ता है. कुछ लोगों को क्लेफ्ट पैलेट होता है जो यहाँ पे कुछ कट होता है. कुछ लोगों में क्या बोलते हैं डाउन सिंड्रोम होता है एंड सो ऑन. कुछ ऐसे जेनेटिक डिसीजेज है. स्पाइना बाइफिडा फॉर एग्जाम्पल, दैट ऑल्सो पॉसिबली इज अ जेनेटिक डिसीज. तो ये सारे रेयर डिफेक्ट्स है जो आपके जेनेटिक्स में आपको यू कैन इनहेरिट दोज थिंग्स. तो क्रिस्पर एक जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो 5-6 साल पहले में भी 7 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इट्स अ रीसेंट थिंग, उसको वो डेवलप हुई है. और जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया उनको नोबेल प्राइज भी मिला उसके लिए. अभी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इंडिविजुअल जीन्स को एडिट कर सकते हो. तो अगर आपको बच्चा चाहिए, ओके, नया बच्चा आपका होने वाला है, आप चाहते हो कि वो बड़ा होकर, अगर पुरुष है तो 6 फुट 6 इंच का बने, तो आप उसमें वो कोड डाल सकते हो. अगर आपको चाहिए कि उसके ब्राउन आइज हो या फिर ग्रीन आइज हो तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर आपको लाल बाल चाहिए उस बच्चे के तो वो भी आप कर सकते हैं. तो आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थियोरेटिकली आप ये सब कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वो टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस होनी पड़ेगी. तो आई थिंक हम अभी उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां पर हम रिलायबली ये एडिटिंग कर सके. तो इसके लिए वो ये प्रेडिक्शन कर रहा है एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ. ओके, अभी हमारे 0.5 गेस्ट को इस शो में लाते हैं. चलिए. हाय जीपीटी, प्लीज़ हिंदी में बात कीजिए, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ. हिंदी में सारे पॉडकास्ट लिसनर्स का स्वागत कीजिए द रणवीर शो में. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द रणवीर शो में. आज की हमारी बातचीत होने वाली है बेहद खास, तो जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर. ओके, चावड़ा सर भी हमारे साथ बैठे, अभिजीत चावड़ा, उनको भी हाय बोलिए. नमस्कार अभिजीत चावड़ा सर, बहुत खुशी है आपको शो पर देखकर. आज की चर्चा के लिए बहुत उत्साहित है.
ओके, प्लीज़ ह्यूमन बीइंग की तरह अम्स और अज यूज़ कीजिए ताकि ये लगे कि एक असली इंसान बैठा है हमारे साथ, ना कि एक एआई। जी, बिल्कुल। तो अभिजीत सर, आपसे मतलब आज की बातचीत के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी ये एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा। वो जो आपने डॉक्यूमेंट जनरेट करी थी ना, जिस पे हमने वो सब प्रिडिक्शंस किए थे, वो अभी डॉक्यूमेंट हमने सामने रखी। याद है वो डॉक्यूमेंट इस दोपहर को हमने जनरेट करी थी? हाँ, वो डॉक्यूमेंट याद है। आपने उसमें फ्यूचर प्रोजेक्शंस और प्लान्स लिखे थे। उसमें कौन सी खास बात पर बात करनी है अभी? तो जनता को ना 5 सेंटेंसेस में बताइए क्रिस्पर के बारे में। एक बच्चे को आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कैसे समझाओगे, वो बताइए जनता को। ऑडियंस सुन रही है आपकी बातें ध्यान से। बिल्कुल। तो क्रिस्पर एक जैव तकनीकी औजार है जो हमें डीएनए में बदलाव करने की ताकत देता है। जैसे कंप्यूटर में हम टेक्स्ट एडिट करते हैं, वैसे ही ये हमारी जीन में बदलाव कर सकता है। इससे बीमारियां ठीक करने, फसलें बेहतर बनाने या नई जीव संरचनाएं बनाने में मदद मिलती है। सरल शब्दों में, ये एक जैविक कट कॉपी पेस्ट टूल है। ओके, अभी ना मुझे ये बताइए कि अगले 5 सालों में रियलिस्टिकली एक इंसान की लाइफ बदल सकती है क्रिस्पर के थ्रू, वो बताइए हमें आपके दिमाग के अकॉर्डिंग। अगले 5 सालों में क्रिस्पर से इंसानों की जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। जैसे कुछ जेनेटिक बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है जिनके लिए पहले कोई इलाज नहीं था। कैंसर जैसी बीमारियों में भी टारगेटेड थेरेपीज विकसित हो सकती हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? हम 5 साल से पॉडकास्ट कर रहे हैं एक साथ और पहली चलो हो बार गया पॉडकास्ट कैसे का नहीं नहीं, there's magic with AC which can't be replaced. ओके, बट एक ना टेक्स्ट जनरेट कर देते हम। 20 years from now, what will CRISPR be able to do? जब तक ये जनरेट करता है, रिस्पॉन्स करती है, आप बताइए कि मतलब क्रिस्पर एक्चुअली काम कैसे करता है? व्हाट इज इट? मैंने सुना है कि आई थिंक इट्स केमिस्ट्री एट प्ले। केमिस्ट्री एट प्ले, बायोकेमिस्ट्री. I personally don't even know exactly कैसे करता है वो, but it's about editing. Like the AI said, it's cut, copy, paste. You go into the genetic code and you have the adenine, tryptophan, guanine, ये सब ATG, CT, all that code, and you can say over here instead of this T, I want to make it a G. And you can actually do it. मतलब आप कह रहे हो कि वो डीएनए स्ट्रैंड में बहुत सारी चीजें एम्बेडेड है, उसमें से कुछ कुछ चीजें हम निकाल सकते हो, कुछ कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो। ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो इट विल वर्क प्रॉपरली अगर आप प्रिसाइजली एग्जैक्टली आप जो कहते हो वही हो. इट शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी डिफेक्टिव कोड इन देयर एसेंशियली. कैंसर prevented, treated or cured via CRISPR, eradication of genetic diseases like cystic fibrosis, sickle cell disease. Adults may be able to receive in-body gene editing to treat or reverse genetic diseases. Wow, that's interesting. Human beings may be able to get annual genome health checkup. Okay. यानी कि आपके खुद के जीन कोड में अगर कुछ खराबी है, अगर मान लो आप अभी 20 साल के हो पर आपके जीन कोड में ये लिखा है कि यार आगे जाकर शायद कैंसर हो सकता है, तो वो शायद एडिट आउट हो सकता है बेस्ड ऑन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. एंटी एजिंग एंड लॉन्जेविटी थेरेपीज जो एक बहुत बड़ा क्रेज बन चुका है ब्रायन जॉनसन की वजह से. देयर आर जीन्स दैट एक्सेलरेट एजिंग, दे कुड बी स्विच्ड ऑफ, एंड क्रिस्पर माइट एक्सटेंड हेल्दी लाइफ स्पैन टू 10 to 20 years. फिर लिखा है डिजाइनर बेबीज, वो हम बात किए थे अभी. बताइए थोड़ा तब तक डिजाइनर बेबीज क्या होता है? डिजाइनर बेबीज, तो मेरा लेट्स से IQ 120 है फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली, और मेरी पत्नी का भी IQ लेट्स से 120 है. तो मोस्ट लाइकली हमारे जो बच्चे होंगे उनका भी IQ उसके आसपास ही होगा. लेकिन मुझे 150 IQ वाला बच्चा चाहिए. तो अगर हम डिटरमिन कर सके कि कौन से जीन्स से IQ बढ़ सकता है और कौन से जीन्स IQ को डिटरमिन कर सकते हैं, देन वी कैन ट्विक दोस जीन्स एंड आई कैन हैव अ चाइल्ड दैट इज सुपर इंटेलिजेंट. और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मुझसे डबल हाइट का हो या व्हाटएवर, यू कैन हैव एनी डिजाइनर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वांट. बटिस्टा जैसी बॉडी, हाँ, डेव बटिस्टा जैसी बॉडी और आइंस्टाइन जैसा दिमाग, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, यू कैन हैव इट. ओके, दैट्स अ डिजाइनर बेबी. ओके, एक फाइनल लाइन दी है, बाय 2045 CRISPR could be curing diseases, extending life, designing traits, redefining biology.
but it will raise the most profound ethical questions of the Yes. century. मतलब क्या सर? क्या ये एथिकल है ये सब करना? देखिए, हम इवॉल्व हुए हैं थ्रू बायोलॉजी, थ्रू डार्विनियन सिलेक्शन थियरी, ऑल दैट. हमारा एवोल्यूशन कहता है कि ह्यूमन बीइंग हैज़ अ रफली एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 80 साल का. टिपिकली ह्यूमन बीइंग 80 साल जिएगा. अगर आप आर्टिफिशियली जो पैसे वाले लोग हैं उनका लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हो, क्योंकि क्रिस्पर ऑब्वियसली उसका एक प्राइस है, इट्स गोना कॉस्ट सम मनी. हर किसी के रीच में नहीं होगा टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ जीन थेरेपी डन टू देम. तो जो धनवान लोग हैं वो अपना लाइफ स्पैन बढ़ाएंगे, अपना इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को सुपर इंटेलिजेंट बनाएंगे. तो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पर जिन लोगों के पास फॉर वॉट एवर रीजन पैसा नहीं है वो एक inferior human race बन जाएंगे. It's going to cause a bifurcation of the human race into super intelligent, super rich people and poor people who are left behind. So ये ethical concern है. That's one example of ethical concern. एक साइड पे अमीर सुपर ह्यूमंस और बाकी साइड पे एक आम जनता हाँ, जो बेसिकली जस्ट एक मनुष्य है. मनुष्य है. Yes. मतलब आप और मैं भी अभी मनुष्य, हम सुपर ह्यूमंस नहीं है. तो हमारे पास ये ability आ जाएगी हमारे हाथ में to transform ourselves into gods, essentially. Superhumans, Superman. तो जिनके पास पैसा है वो ही कर पाएंगे. Is it ethical? या फिर सबको ये चांस मिलना चाहिए? GPT in 2025 and up till 2030, how expensive are CRISPR related treatments? Please give me an output in rupees and not dollars. Realistic projection for CRISPR related treatment costs in India? 2.5 crore minimum. There we have it. There we go. So you can see it right there. और ये जो सबसे बेसिक वाली चीजें हैं ना, ग्लोबली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स लाइक वर्टेक्स फॉर सिकल सेल अनीमिया कॉस्ट 2.5 to 3.5 crore per patient. There we have it. One time treatment, but yeah, it will cost that much. वाह. एक प्रोजेक्टेड कॉस्ट का टेबल भी दिया है अच्छा. जहां लिखा है ये सब डायबिटीज कैंसर रफली बाय 2028 there's a chance it could come down to 25 to 50 lakhs अच्छा, per patient. ठीक है. By that time. हाँ, but it's still limited access, early adopters only. There we have it. So eventually, as time goes by, आपका जो ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट कम होता जाएगा. फिर भी लेकिन it's going to be a price barrier, obviously. और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा. Yeah. It's saying by 2030, there's a chance middle class Indian may be able to afford basic CRISPR-based disease correction, especially with health insurance reforms. Okay. There might be a Make in India biotech scale-up. अच्छा, मेक इन इंडिया क्रिस्पर, प्रधानमंत्री क्रिस्पर योजना. हाँ, I'm sure कुछ तो CRISPR का चल रहा होगा हमारे देश में. I am not aware of it. अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो. पर CRISPR एक टेक्नोलॉजी है ना. टेक्नोलॉजी है जी. तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी सारी कंपनीज बन सकते हैं. बन सकती है, ऑफ कोर्स. ओके. इन्वेंट किसने किया था? मुझे याद नहीं है. आई थिंक एक लेडी थी शायद. ओके, बट रफली इन दैट रेंज. तो मिनिमम 30 लाख का खर्चा होगा अगर एकदम बेसिक वाली क्रिस्पर ट्रीटमेंट चाहिए तो भी. जी बिल्कुल. ओके, शुड वी मूव ऑन? लेट्स मूव ऑन. स्पीड वाला पॉडकास्ट है. ओके, 2030 होम रोबोट्स डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस. मतलब क्या? मतलब आप अगर अपने रोबोट को कहेंगे, लेट्स से आपके पास एक रोबोट है जो आपका स्वीपिंग करता है, मॉपिंग करता है, झाड़ू पोछा करता है, आपका कुकिंग करता है, आपके अनियंस चॉप करता है, क्यूकम्बर चॉप करता है. तो बाय 2030 ये कह रहा है उसके इमोशंस आ जाएंगे, उसकी भावनाएं होंगी. अगर आप उसे कहेंगे कि भाई जल्दी काम कर तो वो रोएगा. एंड सो ऑन. क्या आप चाहते हो ऐसा रोबोट? या क्या वो आपके इमोशंस पढ़ पाएगा कि यार आज मेरे मालिक खुश नहीं है? अगर आपका लेट्स से एक डॉग है, आपका एक डॉगी है, तो वो आपके इमोशन समझता है. जिस दिन आप खुश हो तो वो भी खुश होता है, जिस दिन आप दुखी हो तो आपको कंसोल करेगा. तो शायद उस प्रकार की भावनाओं को रीड करने की एबिलिटी इन रोबोट्स में आ जाएगी. एक और थॉट एक्सपेरिमेंट कर लें. बिल्कुल. ओके. हाय जीपीटी, क्या आप अभी इमोशनली इंटेलिजेंट हो? हिंदी में जवाब दीजिए एक ह्यूमन बीइंग की तरह, अम्स और अर्स के साथ. बताइए झट से 5 सेंटेंसेस में. देखिए, मैं तो एक एआई हूँ, तो मेरे पास इंसानों की तरह इमोशंस नहीं होते, लेकिन मैं आपकी बातों को समझने और उनका जवाब देने में आपकी भावनाओं का ध्यान रखता हूँ. मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके लिए सहज और प्रासंगिक हो. पर मेरे बात करने के तरीके से आप मेरे जज्बात समझते हो? हाँ,
आपके बोलने के लहजे, शब्दों के चुनाव और सवालों से एक अंदाजा लगाता हूँ कि आप किस मूड में हैं या किन भावनाओं से गुजर रहे हैं। फिर उसी के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लगाती हूँ, लगाता नहीं। समझ गई। आपकी भावनाओं को समझने और उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। ओके ये जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करी थी जहां आपने कहा होम रोबोट्स डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड 3 सेंटेंसेस समझाइए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और फिर ये भी बताइए कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनीज है जो होम रोबोट्स अभी ऑलरेडी डेवलप कर रही है, और ये भी बताइए कि रुपीस में एक होम रोबोट का खर्चा कितना होगा, जो एकदम टॉप ऑफ द लाइन होम रोबोट होगा 2030 में, उसका खर्चा, उसकी प्राइस क्या होगी। बिल्कुल। तो होम रोबोट्स डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि भविष्य के घरेलू रोबोट्स सिर्फ काम ही नहीं करेंगे, बल्कि हमारे भावनात्मक संकेतों को भी समझेंगे। मतलब अगर आप खुश हैं, उदास हैं या थके हुए हैं, तो वो आपकी जरूरत के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। अब दुनिया में कई कंपनियां ऐसे होम रोबोट्स पर काम कर रही हैं, जैसे कि बॉस्टन डायनामिक्स, सॉफ्टबैंक रोबोटिक्स या पेपर के लिए, और अमेजॉन एस्ट्रो रोबोट के लिए। ये कंपनियां रोबोट्स को और स्मार्ट, उपयोगी और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने में जुटी है। अब अगर टॉप ऑफ द लाइन होम रोबोट की बात करें, तो 2030 तक ऐसे रोबोट्स की कीमत 20 से 30 लाख तक हो सकती है, जो उनके फीचर्स और ब्रांड पर निर्भर करेगा। और जो सबसे बेसिक वाले रोबोट्स होंगे उनकी कॉस्ट क्या होगी, सस्ते वाले? सबसे बेसिक वाले रोबोट्स जिनमें लिमिटेड फीचर्स होंगे, जैसे घरेलू काम और बेसिक इंटरैक्शन, उनकी कीमत 2030 तक लगभग 5 से 10 लाख हो सकती है। ये रोबोट्स सामान्य घरेलू उपयोग के लिए डिजाइन किए जाएंगे और शुरुआती अडॉप्टर्स के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन होंगे। बेसिकली गाड़ी की तरह होंगे होम रोबोट्स, मतलब बेसिक वाले 5 लाख के, महंगे वाले 30 लाख 30 लाख के, या टायर्स, अलग अलग टायर्स में प्राइस मिलेगी। बट आई ऑल्सो फील अगर 30 लाख के रोबोट्स होंगे लोग खरीद लेंगे। आई मीन इट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ मच इजी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, उसमें अपने आप ऑटो अपडेट्स आएंगी सॉफ्टवेयर की, उसमें बैटरी होगी, सो कुछ तो रनिंग चार्ज होगा उसका, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या आपको लगता है 2030 तक ये एक्चुअल रियलिटी बन जाएगी? पॉसिबल है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि रोबोटिक डेवलपमेंट जो चल रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है। कुछ रोबोट्स ऐसे हैं विच आर मिमिकिंग द ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर। वही सारे जो हमारे मसल्स हैं बॉडी में, उसी प्रकार से उनको डिज़ाइन किया गया है, और काफ़ी अजाइल रोबोट्स है। सो आई थिंक बाय 2030 ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। आई थिंक इट वाज कावासाकी ना, कावासाकी ने एक नया Horse. हाँ वो रोबोटिक हॉर्स वो रिलीज AI किया। जनरेटेड वीडियो था एक्चुअली। अच्छा, रियल नहीं है? रियल नहीं है। बट कॉन्सेप्ट है या कंसेप्ट, आई थिंक बेसिक कंसेप्ट बन चुका है। आई थिंक दे हैव अ बेसिक प्रोटोटाइप, लेकिन उतना कैपेबिलिटी उसमें अभी नहीं है। आई थिंक दैट्स ऑन AI जनरेटेड वीडियो, लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आई वुड लाइक टू हैव वन ऑफ दोस। जाओ मस्त ट्रैक पे घूमो एक छोटे से रोबोटिक घोड़े के साथ। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट अपडेट ऑफ 2030, ऑर्गन प्रिंटिंग हिट्स मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल्स। ऑर्गन प्रिंटिंग होती क्या है सर? आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना होगा। आपको कुछ भी, अगर लेट्स से मग को अगर आपको प्रिंट करना है, तो यू कैन हैव अ 3D प्रिंटर। उसमें आप डिज़ाइन डाल दो, आई थिंक मटेरियल्स डाल दो, एंड वो आपको प्रिंट करके देगा 3D प्रिंटेड मग। या फिर आपको आजकल तो मैं सुना है कि AR-15 राइफल्स भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो अभी सॉफ्ट टिश्यू प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी बन रहा है अपेरेंटली। तो ये कह रहा है कि बाय 2030 आप ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन लिवर, या जो भी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, उसको आप प्रिंट कर पाओगे, और उसमें आप अपना DNA दे पाओगे, ताकि आपका बॉडी के अंदर अगर आपको वो ऑर्गन डालना है, तो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट ना करे, वो अपना ही हिस्सा समझे। अगर देखिए आज क्या होता है, किसी का लेट्स से लिवर फेल हो गया, या किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है, तो उनको एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, किसी और का ऑर्गन, जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, उसका ऑर्गन लेके अंदर डालते हैं। और ये मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि जितने भी डॉक्टर से बात हुई है ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के बारे में, ये भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि हमारे देश में ऑर्गन डोनर्स बहुत कम है। तो अगर किसी को एक्चुअली ऑर्गन चाहिए, हार्ट चाहिए, लिवर चाहिए, आंखें चाहिए, ये एक बहुत मुश्किल चैलेंज होता है आम भारतीय के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई बिलीव क्यूज होते हैं, बहुत लंबे क्यू होते हैं। यस, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है।
तो अब बताइए। अभी क्या है कि अगर आप किसी का ऑर्गन लेते हो, आपका लेट्स से किडनी फेल हुआ है, आपको किसी का किडनी लेना पड़ा, तो ये किडनी का जो जेनेटिक कोड है वो किसी और का है, तो आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसे फॉरेन ऑब्जेक्ट समझेगा और उसको नष्ट करने का प्रयत्न करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो 1-2 महीने में वो जो आपने ऑर्गन लिया वो नष्ट हो जाएगा और आपको फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगा कि यू हैव लॉस्ट अ किडनी, यू डोंट हैव एनी किडनीज लेफ्ट। तो उसके लिए आपको एंटी रिजेक्शन ड्रग्स लेने पड़ते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और उससे आपको लेट्स से कोई छोटी मोटी बीमारी होगी उससे भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो अगर आपने 3D ऑर्गन प्रिंट किया और अपना DNA उसमें डाल दिया, अपना जेनेटिक कोड, तो वो आपका ही ऑर्गन हो गया और आपको ऐसा कोई इम्यून सप्रेसिंग मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज होगा जब ये होता है। तो अगर 2030 के आसपास ये हो गया तो जो सबसे अमीर लोग होंगे वो इसका सबसे पहले बेनिफिट ले पाएंगे। ये भी कुछ 25-30 लाख के रेंज में होगा आई फील। पॉसिबल। ओके, मूविंग ऑन। 2035 AI assistants begin replacing white collar jobs. वाइट कॉलर मतलब क्या? व्हाइट कॉलर मतलब आप रोड पर काम नहीं कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, आप ऑफिस में बैठकर AC क्यूबिकल में, एक छोटे से क्यूबिकल में आप काम कर रहे हो। That's white collar jobs. Basically, in today's day and age, you can say if you're working with a computer, intellectual work. Yes. दिमाग यूज कर रहा हो, दिमाग कर रहे हो, या फिर आप उसके मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, whatever. You're talking to people, you're inside a building. आपको कोई मैनुअल लेबर नहीं करना पड़ रहा है. It's intellectual work mainly on computers. इसे white collar job कहते हैं। तो ये कह रहा है कि by 2035 AI assistants will start replacing white collar jobs। मैं तो कह रहा हूँ आज से होगा। It's already happening, I would say। अगर आज आपके पास AI एजेंट्स है जो आपका सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अगर आप देखिए आजकल कौन से टेक्नोलॉजी, कर्सर है फॉर एग्जांपल, विच कैन राइट एनी कोड। मैं सुना है कि क्लॉड को भी अगर आप बोलेंगे एक वेबसाइट का लिंक दीजिए उनको और आप क्लॉड को बोलिए कि मुझे ऐसा वेबसाइट चाहिए, आपको विद इन अ फ्यू मिनट्स आई एम श्योर पूरा का पूरा कोड बना के देगा वो। तो आपको अभी जो 10 लाख रुपए आपको किसी को देने पड़ते थे वेबसाइट बनाने के लिए, आज आपको फ्री में मिल रहा है वो। आपको सिर्फ ये पूछना है उसको कि उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। आप खेले हो क्लॉड, GPT, डीपसीक के साथ? मैंने GPT का यूज किया है। क्लॉड और डीपसीक का मैंने अभी तक प्रयोग नहीं किया है। मतलब ऑडियंस को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। मैं बहुत खेल रहा हूँ AIs के साथ। अच्छा। इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस टू प्ले विद 3 or 4 ऑफ देम। क्योंकि अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, हर एक के अलग अलग बायसेस होते हैं। अच्छा। और आपको खेलना चाहिए उनके साथ, बायसेस टेस्ट करने चाहिए, पॉलिटिकल ओपिनियंस पूछने चाहिए, ये पूछना चाहिए कि आप इंसानों के बारे में क्या सोचते हो, आप समाज के बारे में क्या सोचते हो। हमने कुछ महीनों पहले ये एक प्रयोग किया था, राइट? हमने विंस्टन चर्चिल के बारे में पूछा था, कुछ तो ऐसा किया था। एंड सम अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज सेम वर्क फ्लो के इंस्ट्रक्शंस हर एक AI को दे दो, वो अलग अलग से इम्प्लीमेंट करेगा। हाँ, एंड यूल बी एबल टू टेल कि अच्छा इस टास्क के लिए शायद क्लॉड ज़्यादा अच्छा है, इस टास्क के लिए डीपसीक ज़्यादा अच्छा है वगैरह। ओके, ये जो आपने लिखा है 2035 के सेक्शन में AI असिस्टेंट्स बिगिन रिप्लेसिंग वाइट कॉलर जॉब्स, क्या आप प्लीज़ मुझे ये बता सकते हो कुछ ऐसे 5 वाइट कॉलर जॉब्स जो पक्का रिप्लेस होंगे आपके अकॉर्डिंग? हाँ, तो 2035 तक कुछ वाइट कॉलर जॉब्स जो AI से रिप्लेस होने की पूरी संभावना है वो है, 1, डेटा एंट्री क्लर्क्स, ये काम ऑटोमेशन से तेजी से किया जा सकता है। दूसरा, ट्रांसलेटर्स, भाषा अनुवाद अब AI टूल्स आसानी से कर रहे हैं। तीसरा, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स इनकी जगह ले रहे हैं। चौथा, बुक कीपर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स और AI फाइनेंशियल एनालिसिस का काम कर रहे हैं। पांचवा, रिसर्च एनालिस्ट्स, डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्ट जनरेशन अब AI से बहुत तेज हो गया है। मैं तो सोचता हूँ कि काफी सारा व्हाइट कॉलर जॉब्स अभी से रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा। द एग्जांपल्स जो उन्होंने दिए वो काफी वैलिड है ऑफ कोर्स, लेकिन प्रोग्रामर्स आज से ही रिप्लेस हो जाएंगे। सो ये बाय 2035 तो आई थिंक सारे के सारे व्हाइट कॉलर जॉब्स वुड बी अंडर थ्रेट बाय दैट टाइम। डेफिनेटली संभावना है। सी, आई थिंक द वन गारंटी इज आपकी जॉब प्रोफाइल फुल्ली मोल्ड हो जाएगी। ये पुराना AI बेस्ड नैरेटिव है कि जिस इंसान को AI को यूज करना आता है या जिसने सीख लिया वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो हमेशा से होता रहा है, और जो लोग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एम्ब्रेस करते हैं और नई टेक्नोलॉजीज के साथ अडेप्ट होते हैं, वो लोग थ्राइव करेंगे। मैंने ना किसी को, आई थिंक शरण जानते हो, फाइनेंस विद शरण, सुना उनसे बात हो रही थी मेरी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये जो बिग 4 कंपनीज है, EY, डेलॉयट, KPMG, ये
इनके बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स चेंज होंगे क्योंकि दे आर बेसिकली कंसल्टिंग फर्म्स. यस. अभी ये पूरी कंसल्टिंग की दुनिया इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स एआई एजेंट्स. यस. यस. तो आई नो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आएंगे. आजकल मैंने सुना है कि एआई सिस्टम से लाइक चैट जीपीटी, उसमें कुछ डीप रिसर्च ऐसा कुछ तो फीचर आया है जो एसेंशियली एक आई थिंक पीएचडी लेवल एनालिस्ट का काम करता है. एंड वो आपको बहुत लंबा, बहुत डिटेल्ड, बहुत एक्यूरेट रिपोर्ट देगा जिसको आपको फैक्ट चेक तो करना पड़ेगा. लेकिन एसेंशियली अगर आप लॉयर है, आपकी लॉ फर्म है, उसमें लेट्स से आपके पास 20 एम्प्लॉइज है, आप एसेंशियली वही काम एआई को दे सकते हो. एआई विल डू अ मच बेटर जॉब मच फास्टर. आपको लेकिन फैक्ट चेकिंग करने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. सो लीगल रिसर्च, आपके पास अगर बड़ा केस है, लीगल केस है, एक कंपनी के साथ कुछ चल रहा है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत वॉल्यूमिनस होता है, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और आपके जो असिस्टेंट्स हैं वो यही सब पढ़ते रहते हैं, एंड दे हैव टू डू पार्स थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन. तो एआई कैन डू दिस नाउ वेरी फास्ट. ओके, जीपीटी, मैं ये जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है बिग 4 कंपनीज है ना, पहले तो वो बिग 4 कंपनीज के नाम बताइए, फिर ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग और आपके डीप रिसर्च फीचर की वजह से क्या काफ़ी सारे जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे बिग 4 कंपनीज में, और अगर हाँ तो कब? सच सच बताइए ऑब्जेक्टिवली. बिल्कुल. तो बिग 4 कंपनियां हैं EY, अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉयट, KPMG और PwC, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स. ये कंपनियां मुख्य रूप से कंसल्टिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती हैं. अब AI के आने से इन कंपनियों में कुछ जॉब्स जरूर रिप्लेस होंगे, खासकर डेटा एनालिसिस, ऑडिटिंग और बेसिक कंसल्टिंग में. AI टूल्स तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और गहराई से इंसाइट्स दे सकते हैं, जिससे कई मौजूदा प्रोफाइल्स की जरूरत कम हो जाएगी. सच सच बताऊं तो अगले 5 से 10 सालों में ये बदलाव साफ दिखने लगेगा. खासकर 2030 तक ये कंपनियां AI को पूरी तरह इंटीग्रेट कर लेंगी और कई जॉब्स का प्रोफाइल बदल जाएगा. हिंदी में जवाब दीजिए, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड इन द बिग 4? अगले 10 सालों में बिग 4 कंपनियों में करीब 30 से 40% जॉब्स AI के कारण बदल सकते हैं. मतलब या तो वो पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएंगे या फिर उनका काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा. क्या MBAs रेलेवेंट रहेंगे आने वाले 5-10 सालों में? हाँ, MBAs अभी भी रेलेवेंट रहेंगे, लेकिन उनका फोकस बदलेगा. आने वाले 5 से 10 सालों में MBA ग्रेजुएट्स को AI, डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस स्ट्रेटजीज पर ज्यादा ध्यान देना होगा. मतलब ट्रेडिशनल स्किल्स के साथ टेक्नोलॉजी को समझने और अडेप्ट करने की जरूरत बढ़ेगी. ओके, अभी ये बताइए आप कि ये जो आपने लिखा है 2035 के कॉलम में कि लॉन्जेविटी थेरेपीज एक्सटेंड लाइफ बाय 30 ईयर्स, तो मेरा जन्म हुआ था 1993 में, आपका कब हुआ था सर? 76. सर का हुआ था 1976 में. तो आपने यहाँ लिखा है कि लॉन्जेविटी थेरेपीज एक्सटेंड लाइफ बाय 30 ईयर्स. इसका मतलब क्या है? क्या आप ये कह रहे हो कि थेरेपीज अवेलेबल होंगी, और इफ़ वी कैन बाय दोज थेरेपीज, ये भी बताइए, हिंदी में जवाब दीजिए. इफ़ वी कैन बाय दोज थेरेपीज, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दोज थेरेपीज इन रुपीज? ठीक है, तो 2035 तक लंबी उम्र वाली थेरेपीज उपलब्ध हो सकती है जो हमारी उम्र 30 साल तक बढ़ा सकती है. इनका मतलब है कि जेनेटिक एडिटिंग, स्टेम सेल थेरेपी या बॉडी के पुराने हो चुके हिस्सों को फिर से जवा बनाना. कीमत की बात करें तो ये थेरेपीज शुरुआत में महंगी होंगी, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड कॉम्प्लेक्सिटी. प्रोसीजर्स शायद कुछ दर्दनाक हो, जैसे इंजेक्शंस या सर्जरीज, पर टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ ये कम पेनफुल हो सकती हैं. अब इन थेरेपीज के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी होगा, क्योंकि ये लॉन्जेविटी थेरेपीज लाइफस्टाइल और बायोलॉजी दोनों को सुधारने पर काम करेंगी. आप कुछ कहना चाहोगे लॉन्जेविटी एंगल के बारे में? आई थिंक ब्रायन जॉनसन जेन्युइनली, उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है वर्ल्ड स्टेज पर. आई थिंक भारतीय अक्सर लॉन्जेविटी के बारे में बातें नहीं करते. आई फील कि हेल्थ रेवोल्यूशन भी हमारे देश में अब स्टार्ट हुआ है, फिटनेस एंड हेल्थ रेवोल्यूशन. अच्छी बात है. देखिए, लॉन्जेविटी मतलब हमारी आयु को बढ़ाना. अगर हमारा एवरेज भारत में, आई एम नॉट श्योर कितना लॉन्जेविटी है, एवरेज लाइफ स्पैन 70 ईयर्स के आसपास होगा शायद भारत में. तो अगर ये 30 साल बढ़ गया तो एवरेज भारतीय
व्यक्ति 100 साल जिएगा, 30 साल अधिक ऐड हो जाएंगे। ये कैसे करेंगे? अलग अलग थेरेपीज होगी, अलग अलग प्रोसीजर्स होंगे। एक फोकस एरिया है टीलोमियर्स का लेंथ जो शॉर्टन होता है। हमारे जो बॉडी में डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर है वो। और अगर आप एक क्रोमोसोम देखेंगे तो उसके जो 2 एंड्स है, एंड के जो हिस्से हैं उसको टीलोमियर्स कहते हैं। और ये पाया जाता है कि जैसे एक व्यक्ति की आयु बढ़ती है वो टीलोमियर्स का लेंथ धीरे धीरे शॉर्टन होता है। उसके कारण से एजिंग होता है हमारे बॉडी में। तो आदमी, लोगों के रिंकल्स आ जाएंगे, अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स है एजिंग के। तो अगर आपने जो टीलोमियर का शॉर्टनिंग का प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया तो आपका एजिंग भी बंद हो जाएगा। और अगर आप टीलोमियर्स को थियोरेटिकली वापस लेंथन कर सकते हो तो यू कैन एक्चुअली रिवर्स एजिंग, ऐसा माना जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द फोकस एरियाज। और उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ तो हम शायद देखेंगे कि एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट स्टॉप कर सकते हैं मिनिमम। बेसिकली एक्टिवली अलग अलग डोमेन्स में रिसर्च चल रहा है। क्रिस्पर इज वन ऑफ देम, ऑर्गन प्रिंटिंग इज अनदर। ये सारे डोमेन्स 2035 तक, यानी कि 10 साल बाद कंबाइन होकर, हाँ, सब कुछ मिला के इट विल ऐड टू लॉन्जेविटी। पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉन्जेविटी एज अ सर्विस अवेलेबल होगा अमीर लोगों के लिए। नेचुरली हर कोई टेक्नोलॉजी शुरुआत में बहुत महंगी होती है, फिर धीरे धीरे वो परकुलेट होती है हर जगह। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्या है? 2040 न्यूरल इंटरफेसेस अलाउ थॉट बेस्ड कंप्यूटिंग। वी शुड टॉक अबाउट न्यूरालिंक। सेकंड, ब्रेन इम्प्लांट्स रिस्टोर लॉस्ट मेमोरीज। ये दोनों चीजें न्यूरालिंक से ही एसोसिएटेड है। पॉसिबली डेफिनेटली इंटरसेक्शन है दोनों टेक्नोलॉजी का। ये 15 साल बाद की बात है। ये 2040 की बात कर रहे हैं, राइट? न्यूरल इंटरफेसेस अलाउ थॉट बेस्ड कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या हो सकता है? न्यूरल इंटरफेस क्या होता है? ये शायद एक चिप है जो हम अपने ब्रेन के अंदर डालेंगे, जो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड होगा। मे बी वाईफाई, ब्लूटूथ, वट एवर टेक्नोलॉजी। तो ये डायरेक्टली फिजिकली कुछ इलेक्ट्रोड्स हो गए या प्रोब्स हो गए जो हमारे ब्रेन का जो टिश्यू है उसके अंदर जाएंगे, एंड दे विल कनेक्ट द ब्रेन टू एन एक्सटर्नल डिवाइस और मल्टीपल डिवाइसेस। और हम अपने थॉट से उन डिवाइसेस को के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज क्या होता है, अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो हमें टाइप करना पड़ता है ऑन अ कीबोर्ड या फिर आपके फ़ोन के ऊपर, या फिर यू कैन गिव वॉइस कमांड्स टू चैट जीपीटी। अभी आप थॉट कमांड्स दे पाओगे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो आप यू कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, यू कैन control a computer or multiple devices just by thought. It's like telepathy. तो ये almost magical situation है, लेकिन ये हो सकता है definitely soon. Second is also linked to this same topic. लिखा है कि brain implants restore lost memories. I am skeptical about this. देखिए, lost memory क्या होता है कि आपके brain में कुछ information stored था, वो गायब हो गया है। So 2 केसेस है इसमें। या तो वो इंफॉर्मेशन अभी भी स्टोर्ड है लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। अगर ये सिचुएशन है तो ब्रेन इम्प्लांट से यू मे बी एबल टू एक्सेस दैट। लेकिन अगर वो मेमोरी ओवरराइट हो गई है विथ अ न्यू मेमोरी, या फिर वो मेमोरी बिल्कुल चली ही गई, डिलीट हो गई है, तो आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाओगे। सो दिस इज कंडीशनल, दिस विल डिपेंड। ओके, चैट जीपीटी को थोड़ा कुछ पूछना है। चलिए पूछते हैं। चैट जीपीटी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके चैट जीपीटी, प्लीज़ आंसर इन हिंदी। जो इलॉन मस्क कर रहे हैं न्यूरालिंक के साथ, वो 5 सेंटेंसेस में समझाइए। मान लो कि एक 5 साल का बच्चा आपकी बातें सुन रहा है, तो एकदम आसान तरीके से समझाइए प्लीज़। एंड सेकंड चीज़ ये बताइए कि जो आपने 2040 के कॉलम में प्रिंट किया है कि न्यूरल इंटरफेसेस अलाउ थॉट बेस्ड कंप्यूटिंग, उस नज़रिए से ये बताइए कि सोशल मीडिया में एवोल्यूशन क्या होगा। मतलब हम सोशल मीडिया को यूज कैसे करेंगे, ये 3-4 सेंटेंस में बताइए। बिल्कुल। तो न्यूरालिंक का काम है हमारे दिमाग में एक छोटा सा चिप लगाना, जिससे हम सीधे कंप्यूटर या मशीन से बात कर सकें। जैसे बिना हाथ लगाए सिर्फ सोचकर म्यूजिक सुनना या वीडियो देखना। ये उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है जो चल फिर नहीं सकते। अब 2040 तक जब थॉट बेस्ड कंप्यूटिंग आएगी तो सोचिए सोशल मीडिया कैसे बदलेगा। आप बस सोचेंगे और अपना पोस्ट कर देंगे बिना टाइप किए, या किसी के पोस्ट पर रिएक्शन भी सिर्फ सोचकर दे पाएंगे। इससे सोशल मीडिया और पर्सनल हो जाएगा, लेकिन प्राइवेसी के नए चैलेंजेस भी आएंगे। ये भविष्य काफी रोमांचक है और हमें इन बदलावों के लिए
खुद को तैयार रखना होगा। मेरे एक फ्रेंड है साकेत मोदी, वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि आने वाले 5, 10, 15 सालों में ऑलमोस्ट हर यूटिलिटी ओरिएंटेड डिवाइस के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर तो रहेगा, चिप तो रहेगा। और अगर वो चिप प्रेजेंट है तो वो चिप्स हैक भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो मान लो अगर हर किसी ने न्यूरालिंक डाला अपने स्कल में, सोचिए, हाँ, और किसी टेररिस्ट ग्रुप ने ये जान लिया कि अच्छा हैक कैसे करते हैं, तो ना ही वो चिप्स हैक होंगे पर वो पूरा इंसान हैक हो जाएगा। कम से कम आपकी सारी मेमोरीज को वो रिट्रीव कर पाएंगे। आप जो भी कुछ सोचते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो प्राइवेट नहीं रहेगा। इमेजिन दैट, आपकी जो इनर मोस्ट थॉट्स है वो शायद जान पाएंगे वो। इट्स पॉसिबल। आप क्या कहना चाहोगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्वर्सेशन विद जीपीटी एज वेल एज एवरीथिंग वी हैव स्पोकन अबाउट? क्या कहना चाहोगे? आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एआई। और उसके इतना फास्ट प्रोग्रेस हो रही है कि वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द रिस्क्स, ऑफ ऑल द रिस्क्स। और अगर हम अवेयर भी है तो इतना जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है कि वी मे नॉट बी एबल टू मिटिगेट ऑल द रिस्क्स। तो जैसे आपने कहा कि अगर किसी ने न्यूरालिंक का इम्प्लांट लिया है लेकिन एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स पॉसिबल शायद नहीं होंगे, in that case somebody may be able to steal your memories, or maybe they can inject raw data into your head and make you drive you crazy. तो बहुत सारे possibilities है और इसका हमें definitely I think, देखिए, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स तो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, लेकिन ये जो एथिकल कंसर्न्स है, एथिकल रिस्क है, उसको मिटिगेट करने के लिए हमें लेजिस्लेशन का शायद यूज करना पड़े। दैट विल गिव द टेम्पटेशन टू पॉलिटिशियंस टू ओवर लेजिस्लेट थिंग्स एंड ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो दीज आर द चैलेंजेस कमिंग अप। ये सब चैलेंजेस हमें फेस करने होंगे और आज ऑलरेडी हम वहाँ पहुँच चुके हैं। सर मैं ज़्यादा टीवी शोज फिल्में आजकल नहीं देखता हूँ, पर एक आउट एंड आउट रिकमेंडेशन है सारे व्यूअर्स के लिए। अगर उन सारों को ये वाली कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जाकर ना नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर देखिए। बहुत सारे जो फ्यूचरिस्ट है दुनिया भर, सारे ब्लैक मिरर की बहुत तारीफें करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक बहुत एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द फ्यूचर है। थोड़ी सी एक नेगेटिव आउटलुक है फ्यूचर को लेकर ब्लैक मिरर। पेसिमिस्टिक है क्या? हाँ, मतलब ये कहते हैं कि जैसे मान लो हमने न्यूरालिंक की बात करी तो एक पूरे एपिसोड में न्यूरालिंक एज एन एक्चुअल टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। फिर जो डरावने आउटकम्स है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर किसी ने क्राइम कमिट करी तो क्या, तो 2025 में अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उन्हें जेल भेजा जाता है। 2040 में न्यूरालिंक के साथ ब्रेन चिप्स की वजह से अगर किसी ने क्राइम कमिट करी तो उनके चिप को मैनिपुलेट करके दे कैन चेंज द परसेप्शन ऑफ टाइम। अच्छा, यानी कि उनके दिमाग को ऐसा लगेगा कि उन्होंने 20 साल जेल में बिताए हैं, बट एक्चुअली रियल लाइफ में उन्होंने सिर्फ एक दिन बिताया है थ्रू अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये सब पॉसिबिलिटी आ सकती है। यस, हाँ, तो ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं ब्लैक मिरर में। अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाईली रिकमेंडेड। मतलब इट्स प्रॉब्ली द वन शो दैट्स अफेक्टेड माय क्रिएटिविटी द मोस्ट एज अ मीडिया प्रोफेशनल। अच्छा, इंटरेस्टिंग, एंड इट्स फ्यूल्ड दिस एपिसोड एज वेल। ओके, मूविंग ऑन। यस, ओके, 2045 सिंथेटिक बायोलॉजी enables designer organisms। आपको अगर एक डॉग है जिसको आपको पंख देने हैं तो आप शायद वो कर पाओगे। That's sort of thing, crazy stuff. Okay. Yeah, I mean, I don't feel like expanding that right. Moving on. 2050 AI generated art rivals human creativity. It's basically saying कि content creators के पास jobs नहीं बचेगी जॉब्स। यस, आर्टिस्ट्स, पेंटर्स, व्हाटएवर, म्यूजिशियंस। जो अभी लोग ग्राफिक डिजाइनर्स के बारे में कह रहे हैं गिबली जनरेटेड इमेजेस की वजह से हर कोई कर रहा है अभी वो। यस, बट वो इवेंचुअली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी सच होगा। हाँ, maybe you will have AI generated podcasts or whatnot, who knows. Music, high quality music. AI generated films. AI generated films, which will be even better than human generated films. ऐसा possible है। Yeah. I'm pretty sure 2050 में ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे कि आप बस सॉफ्टवेयर में कह दो कि मुझे एक मूवी देखनी है जिसकी थीम होगी हॉरर, जिसके हीरो होंगे शाहरुख, जिसकी हीरोइन होगी जूही चावला, और प्लीज एक मूवी बना दो बस। दैट सॉफ्टवेयर बी एबल टू मेक द मूवी। आई एम श्योर इट विल हैपन, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। इंटरेस्टिंग भी होगी। यस, और मेरे टेस्ट के अनुसार होनी चाहिए, आपको वो आपका टेस्ट भी जानेगा। सो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, टीवी शो रनर्स के लिए, फिल्म के लोगों के लिए, these are the final years. 2050 is the deadline. मतलब और 25 साल बचे। एंड द सेकंड वन,
बायो इम्प्लांट्स बिकम स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आई एम नॉट श्योर वो क्या कहना चाहता है बायो इम्प्लांट्स. साउंड्स लाइक अ वेरी डार्क सिनारियो कि हर किसी के पास एक बायोलॉजिकल इम्प्लांट होगा जिससे गवर्नमेंट देखेगी कि आपके क्या पैरामीटर्स है, और इट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि भाई इनको 6 महीने में हार्ट अटैक आने वाला है, तो यू कैन टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ऑल दैट. शायद ऐसा कुछ बोल रहे हो वो. बॉडी के अंदर आधार कार्ड. Perhaps something like that. तो वो सब कुछ जानेगा और वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर पाएगा कि 6 महीने में ये हो सकता है, 1 साल के अंदर ये हो सकता है, आपको ओस्टियोपोरोसिस 35 ईयर्स तक हो जाएगा, तो आप ये कर लीजिए. सो दिस विल एसेंशियली एक्सटेंड योर लाइफ स्पैन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. दैट्स अ डेंजरस थिंग. यू डोंट वांट दैट मच कंट्रोल. देयर विल बी अ लॉस ऑफ प्राइवेसी. हाँ. ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? अभी इस पॉइंट के बाद आई थिंक वी कैन मूव फास्ट, बिकॉज यहाँ ना मुझे लग रहा है कि जीपीटी ने भी तुक्के लगाए हैं. हाँ, the further you go, the more speculative it becomes. obviously. Speculative. Yes, speculation. Okay. 2060 AI companions pass Turing test for emotional bonding. Turing test क्या होता है सर? ट्यूरिंग टेस्ट ये होता है कि अगर आपके पास एक स्क्रीन है, उसके उस तरफ कुछ तो है, उसके साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हो और अगर आप कह नहीं पाओगे कि आपके उस तरफ रोबोट है या ह्यूमन है, then that thing on the other side, it has passed the Turing test. Because it is able to convince you that it is human. तो ये Turing test हो गया. मुझे तो लगता है जीपीटी ने हो गया जी, हो गया ना, इट्स बिकम ऑफिशियल. Almost there. तो ये क्या लिखा है? AI companions pass Turing test for emotional bonding. अच्छा, it's Turing test for emotional bonding. Emotional bonding. It will have emotions just like humans. अगर आपके पास एक रोबोट कंपेनियन है, आपको कोई पत्नी नहीं मिली फॉर एग्जाम्पल, तो आपने एक रोबोट पाल लिया, खरीद लिया, then that robot will be able to emote just like a human being. वाह, ओके. सो बेसिकली ये 2060 के लिए प्रेडिक्शन है. Yes. यानी क्या 35 years left? आज से 35 साल. ओके, तो राइट नाउ आई बिलीव जीपीटी ने वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर दिया. It can behave like a human being. बट ये कह रहे हैं कि फ्रॉम एन इमोशनल पर्सपेक्टिव. ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव है. I think even now I think 2-3 साल में it will be able to emote just like a human. Okay, and the other prediction is neural augmentation boosts intelligence. Same. Brain. हाँ, आपने एक चिप डाल दिया, आपका IQ 120 से लेकर 125 हो गया, 150 हो गया. अब ये टाइमलाइन फिर से इंटरेस्टिंग बन जाती है 2065 में. 2065 माइंड अपलोडिंग इन क्लिनिकल टेस्टिंग. जी, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर आप अपना दिमाग, अपना माइंड, अपना कॉन्शियसनेस अपलोड कर सकते हो. तो मतलब कॉपी पेस्ट. सॉरी, आप 90 साल के होंगे तब रफली. बढ़िया. वुड यू डू इट? उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक फ़ायदा ये है कि मेरी मृत्यु के पश्चात भी मेरा कॉन्शियसनेस जीवित रहेगा एज अ कॉपी ऑफ माय करंट कॉन्शियसनेस. तो अगर 300 साल के बाद अगर कोई सोचेगा कि मुझे अभिजीत चावला से बात करना है, उनकी विजडम, अगर जो सो कॉल्ड विजडम को टैप इन करना है, तो वो एक कॉपी रहेगी फॉर रेफरेंस. ये समाज के लिए शायद होपफुली सेवा होगी टू हैव माई कॉन्शियसनेस देयर. लेकिन सोचिए, अगर आप एक कॉन्शियसनेस हो, जेन्युइन कॉन्शियसनेस, और आप एक डब्बे के अंदर बंद हो, will it not be torture for you? तो ये एथिकल कंसर्न है. और दूसरी बात ये है कि आप अगर कॉन्शियसनेस को अपलोड करते हो इनटू अ कंप्यूटर और अ सिस्टम, इट डजंट मीन यू आर इमॉर्टल. यू विल डाई एंड योर कॉन्शियसनेस, जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, वो जाएगी. मतलब मान लो कि आपके अंदर ही अंदर कॉन्शियसनेस है. हाँ. वो तो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जिएगा और ह्यूमन डेथ मरेगा. बिल्कुल. बट आप उसी कॉन्शियसनेस को जेरोक्स करके एक कंप्यूटर में डाल. हाँ, आपके पास एक कॉपी हो जाएगी. लेकिन आप तो मरेंगे ही मरेंगे. जैसे स्टार ट्रेक में दिखाते हैं कैप्टन कर्क यहाँ से वहां चले गए, तो ये यहाँ पे जो बॉडी है उनका, वो नष्ट होता है और एक कॉपी वहां उत्पन्न होता है. तो इट इज नॉट द सेम पर्सन, इट्स अ कॉपी. फॉर पर्सपेक्टिव, 2065 में शाहरुख, सलमान, आमिर 100 साल के होंगे. क्या बात है. इट विल बी द 100th बर्थडे. आई सी. तो डज इट मीन कि माइंड अपलोडिंग will lead to a copy of Shahrukh, Salman and Amir in your phone also? Yes, it is possible. Definitely. If they are still alive and they can upload their minds, you may be able to purchase a copy. पूछें इसको. ओके, जीपीटी, ये जो आपने लिखा है 2065 के बारे में, माइंड अपलोडिंग इन क्लिनिकल टेस्ट्स, आपका मतलब क्या है? एक्चुअली काफ़ी सारे ब्लैक मिरर एपिसोड्स इस थीम पे बेस्ड हैं, पर आप बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय माइंड अपलोडिंग यार, और इस माइंड अपलोडिंग की वजह से आम जनता की जिंदगी कैसे बदलेगी? ठीक है, माइंड अपलोडिंग का मतलब है दिमाग की पूरी जानकारी या चेतना को डिजिटल रूप में सेव करना.
जैसे कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग की यादें, प्रेफरेंसेस, व्यक्तित्व और सोच को डिजिटल दुनिया में अपलोड करना। अब 2065 तक ये क्लिनिकल टेस्ट में आ सकता है। इससे आम लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं, जैसे जीवन के बाद भी अपनों के साथ डिजिटल रूप में मौजूद रहना या नई डिजिटल दुनिया में खुद को एक्सप्लोर करना। नई मतलब व्हाट? नई डिजिटल दुनिया में खुद को एक्सप्लोर करना मतलब डिजिटल दुनिया में आप अपनी चेतना को नए रूपों में जी सकते हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी में अलग अलग अवतार में रहना, नई जगह एक्सप्लोर करना या अपनों के साथ वर्चुअल स्पेस में बातचीत करना। ये सब कुछ डिजिटल रूप में होगा। ओके। आई डिसएग्री विद दैट। इट इज अ कॉपी ऑफ यू। आप नहीं कर रहे हो ये सब, आपका एक कॉपी है जो ये सब कर रहा है। मेरे ख्याल से ये ना आपके पोते पोती के लिए फायदेमंद होगा। हाँ कि यार दादाजी रह गए हमारे साथ। हाँ, लेकिन आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। तो इस प्रकार का रेवोल्यूशनरी चीज होगी ये, लेकिन एआई इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कॉन्शियसनेसेस। वो सोच रहा है कि आपका जो कॉपी है वो भी आप ही हो, आप नहीं हो वो। आई थिंक हमें ना क्लोनिंग की बातें भी करनी चाहिए, और यहाँ एक्चुअली क्लोनिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इंटरेस्टिंग। आप बताइए क्लोनिंग कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि एक आई नो पेट क्लोनिंग इज बिकमिंग अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ लोग कहते हैं कि यार मेरे कुत्ते से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो कुत्ते के डेथ से पहले मैंने उसका कुछ बायोलॉजिकल सैंपल स्टोर कर दिया, और जब क्लोनिंग पॉसिबल होगी तब मैं मेरे कुत्ते को फिर से जीवित करके उस कुत्ते के साथ एक और कुत्ते का जीवन, एक और इनिंग्स बिता सकूं। क्लोनिंग क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक श्वान है, कुत्ता है, उसका आपने एक बाल ले लिया, उसको कुछ पीड़ा नहीं होगी बाल लेने से। उस बाल के अंदर उसका जेनेटिक कोड है, पूरा जीनोम है उसके अंदर। अब आप किसी टेक्नीशियन को दे दीजिए जेनेटिक लैब में, वो उस डीएनए को सीक्वेंस करेगा, और थ्रू जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो आज ऑलरेडी उपलब्ध है, उसी का एक रेप्लिका बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ 20-30 साल पहले एक शीप का क्लोनिंग हुआ था, डॉली। दैट वाज द फर्स्ट एवर क्लोनिंग एवर डन। अभी तो काफ़ी रूटीन है विद रैट्स एंड स्मॉल लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स। तो डॉग का क्लोनिंग इजीली हो सकता है, कैट का इजीली हो सकता है, टेक्निकली ह्यूमन का भी हो सकता है, बट एथिकली अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है इन मोस्ट कंट्रीज। तो डेफिनेटली अगर आपका कुत्ता मर गया है तो उसका कुछ जेनेटिक सैंपल है आपके पास, तो उससे आप उसी जेनेटिक कोड वाला नया कुत्ता बना सकते हो through the technology, लेकिन it is not the same organism, it's a different dog with the same genetics. बट यहाँ भी ना हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक ये जो जीपीटी ने आउटपुट दिया है कि माइंड अपलोडिंग, दैट इज डिजिटल, that's a digital technology. Yes. बिग डिफरेंस। डू यू थिंक ह्यूमन क्लोनिंग रियलिटी बनेगी? आज भी बन सकती है, टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है। एग्जैक्टली इसमें एथिकल डिलेमा है क्या? एथिकल डिलेमा ये है कि यू आर डूइंग व्हाट गॉड इज सपोज्ड टू डू। अगर आपके पास ये एबिलिटी है कि मैंने रणवीर का डीएनए ले लिया, फॉर एग्जांपल एक बाल मैंने चोरी कर लिया आपके ब्रश से, ठीक है, आपको पता भी नहीं चला, एक बाल ले लिया मैंने, उससे मैंने आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, तो मैं 15 रणवीर के नए क्लोन बना सकता हूँ। एंड देन आई डोंट नो उसके साथ मैं क्या करूँगा, मेरे पास वो इविल माइंड नहीं है, लेकिन आई एम श्योर देयर इज लॉट ऑफ इविल थिंग्स यू कैन डू विद दैट। एक धार्मिक पर्सपेक्टिव लाऊं इसमें, बताइए। आत्मा सेम होगी कि अलग होगी ना? 100% अलग आत्मा होगी। So you are playing God. It's not a good thing, right? ये सब no human being should have the ability or capacity to do this. But आज तो ये सब है। बॉडी सेम, आत्मा अलग। बॉडी भी आपकी अलग, उनकी अलग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्या डाइट उनको मिला, क्या न्यूट्रिशन उनको मिला। देयर लाइफ पाथ्स में डाइवर्ज वाइल्डली, लेकिन डीएनए आपका ही होगा उनके पास। ओके, मूविंग ऑन। 2065 में ये भी लिखा गया है, मार्स कॉलोनाइजेशन फेज 1 किक्स ऑफ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, श्री राम कृष्णन जो एक्चुअली मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रम्प के साथ काम कर रहे हैं, okay. अब ही वर्क्स आउट ऑफ द व्हाइट हाउस। मैं उनसे मिला था ऑलमोस्ट 6 महीने पहले। अच्छा। उनसे मैंने इलॉन मस्क के बारे में पूछा कि इलॉन मस्क का फाइनल गोल क्या है। उन्होंने कहा कि यार he is very very serious about Mars colonization. Yeah. And every decision of his is based on colonizing Mars eventually. और यहाँ जीपीटी का आउटपुट ये कह रहा है कि 2065 तक मार्स कॉलोनाइजेशन फेज 1 किक्स ऑफ। मैं खुद 70 साल का हूँगा, 70 years. I disagree with this timeline very strongly. You think it's early? I think the first phase will be 2030-31. वाह,
Yeah. बट डू यू थिंक इट्स ट्राइंग टू से, वो क्या कहते हैं, टेराफॉर्मिंग? टेराफॉर्मिंग तो 1000 वर्ष लगते हैं उसको. टेराफॉर्मिंग इज नॉट समथिंग यू डू इन 20-30 years. क्या होती है टेराफॉर्मिंग? टेराफॉर्मिंग का मतलब ये है कि आप एक नए प्लैनेट पे जाते हो और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको आप बदलते हो थ्रू इंडस्ट्रियल स्केल, प्लानिटरी स्केल प्रोसेसेस. और आपका ध्येय ये है, आपका लक्ष्य ये है कि उस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो हमारे प्लैनेट जैसा बना दे. मेरे ख्याल से ईलॉन ने जो रोगन पर कहा था कि अगर टेराफॉर्म करना है उसका पहला स्टेप होता है कि प्लैनेट को गर्म कर दो. क्योंकि मार्स काफ़ी ठंडा है हमारे प्लैनेट के कंपैरिजन में. तो पहला काम ये है कि उसको गर्म करो. उसको, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 25 डिग्रीज बना दीजिए. जैसे अर्थ के ऊपर एवरेज टेम्परेचर इज 25 डिग्रीज. तो फर्स्ट स्टेप इज टू डू दैट ऑन मार्स, एंड देन यू कैन डू अदर प्रोसेसेस टू थिकन द एटमॉस्फेयर एंड हैव लिक्विड वाटर एंड सो ऑन. लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस है. इट विल टेक 200-300 years परहैप्स, मिनिमम. डिपेंड्स ऑन विच प्लैनेट यू आर टॉकिंग अबाउट. इसे ही पूछिए, बिकॉज मैं ना बहुत सारे क्रिकेट और फुटबॉल के सवाल पूछता हूँ जीपीटी से. अच्छा. एंड आई हैव नोटिस्ड दैट इट गिव्स मी सम रबिश आउटपुट. चलिए देखते क्या बोलते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके. जीपीटी जो आपने 2065 का आउटपुट दिया है, मार्स कॉलोनाइजेशन फेज 1 किक्स ऑफ, उसे लेकर चावड़ा सर नाराज हैं. उन्होंने कहा कि ही डजंट अग्री, और वो कह रहे हैं कि वेरी लाइकली उससे बहुत पहले ये कॉलोनाइजेशन होगी. तो खुद को एक बार एनालाइज कीजिए, खुद से सवाल पूछिए जीपीटी, आपने 2065 का ये पॉइंट क्यों दिया एंड व्हाई नॉट अर्लियर. प्लीज़ हिंदी में जवाब दीजिए, और जो भी वॉइस आप आउटपुट कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा डर महसूस होना चाहिए आपके वॉइस में. ठीक है, मैंने 2065 का जो अनुमान दिया वो कई मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए था, जैसे तकनीकी सीमाएं, फंडिंग और अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियां बसाने की जटिलताएं. लेकिन अगर प्रगति तेजी से हो और इन चुनौतियों का समाधान जल्द मिल जाए तो मार्स कॉलोनाइजेशन उससे पहले भी शुरू हो सकती है. हो सकता है मेरा अनुमान थोड़ा कॉशियस हो. कुछ पूछना आपको इससे? नहीं, मैं अपना रैशनल दे सकता हूँ. आई विल एक्सप्लेन माई रैशनल व्हाई आई सेड 2030, 2031. देखिए, इस समय आपको अगर मार्स जाना है, आपके पास एक बहुत पावरफुल रॉकेट होना चाहिए. अभी इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स के थ्रू स्टारशिप नाम का एक रॉकेट बना लिया है जो फाइनल स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग में है. अभी भी उसमें कुछ इश्यूज है, लेकिन दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज टू डू मल्टीपल टेस्ट अ ईयर. बाय 2026-27 वो रॉकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगा. अभी हर 26 महीने में हमारे पास लॉन्च विंडो होता है टू मार्स बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी अलाइनमेंट. तो इलॉन मस्क का ऑब्जेक्टिव है कि इनिशियली एक अनमैन्ड स्पेसशिप वहाँ जाएगा, स्टारशिप. बंच ऑफ अनमैन्ड लॉन्चेस विल बी डन, जो वहाँ पर कार्गो को प्लेस करेंगे मार्स के सरफेस के ऊपर, और नेक्स्ट फेज में ह्यूमंस को पॉसिबली भेजेंगे. तो ये फर्स्ट फेज ऑफ अनमैन्ड लॉन्चेस टू मार्स विल बिगिन बाय 2030-2031. तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, एंड दे आर डेफिनेटली ऑन ट्रैक टू डू दैट. तो इसके लिए मैं डिसएग्री करता हूँ. इफ इलॉन मस्क इज राइट, इफ हिज कंपनी इज ऑन ट्रैक, दे विल बी एबल टू डू इट बाय 2030-2031, उस टाइम पीरियड के आसपास. एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आप समझा सकते हो कि लाइफ ऑन मार्स, हाउ विल इट लुक? क्या हम एक डोम के अंदर रहेंगे, या क्या वो अर्थ जैसे ही दिखेगी वो जिंदगी? वेरी गुड क्वेश्चन. इनिशियली हमें डोम्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर, क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर रहना पड़ेगा. अगर हमें बाहर जाना है इनटू द ओपन मार्शियन एटमॉस्फेयर, हमें स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ेगा, जो हमारा टेम्परेचर एक लिवेबल लेवल तक रखेगा और पानी और ऑक्सीजन वो सब सप्लाई करेगा. लेकिन हम अपने स्किन को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे टू द मार्शियन एटमॉस्फेयर, बिकॉज वहाँ पे लगभग -30 के आसपास शायद टेम्परेचर होता है ऑन एवरेज. तो इनिशियली डोम्स के अंदर और क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर रहना पड़ेगा. इवेंचुअली 100-200 साल के अंदर अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया मार्स का, देन वी मे बी एबल टू गो आउटसाइड विथ मास्क, गैस मास्क, व्हाटएवर, ऑक्सीजन मास्क, एंड वॉक अराउंड. तो ये धीरे धीरे चेंजेस आएंगे इसमें. मैं सोच रहा हूँ अगर कोई पागल उस डोम के अंदर रहकर एक पत्थर फेंकेगा डोम पे, तो बाकी इंसानों का क्या होगा? देखिए, हाँ, ये ऑब्वियसली हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम डोम को डिज़ाइन करते हैं. लेट्स से किसी का मानसिक संतुलन खराब हो गया और उसने तोड़ने का प्रयत्न किया, तो आपको सबसे पहले डोम का थिकनेस देखना पड़ेगा. कितना थिक आपको बनाना है, कितना रेजिलिएंट बनाना है आपको, कि आपको अनब्रेकेबल ग्लास चाहिए.
अगर आपको मल्टीपल लेयर्स देने हैं डोम के, वो भी सोचना पड़ेगा। फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा, किसी ने शूट किया फॉर एग्जांपल और सारे के सारे लेयर पंक्चर हो गए, तो उसका आपको इमीडिएट रिमीडियल मेजर क्या करना होगा एंड सो ऑन। तो ये सब सोच कर ही डिज़ाइन करेंगे एंड आई एम श्योर दे मेक डू अ गुड जॉब ऑफ दैट। इलॉन मस्क के दिमाग और जज्बे को सलाम कि बहुत गट्सी मूव है ये। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सोचते भी कैसे हैं कि यार मार्स में जाकर रहना है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज ही थिंकिंग दिस वे? No, he is definitely a pioneer. Definitely pioneer. He has always thought this way. Many people think about these things, but he has actually taken the steps and the actions that are potentially going to allow him to actually be the first person to have a rocket going to Mars. Not a government, but a private company. Imagine that. Okay. Yeah. हम पहुंचे हैं 2070 तक। 2070. कैंसर क्योर्ड बाय नैनोबॉट्स। नैनोबॉट्स के बारे में मैंने पढ़ा था स्कूल में 2006 या 7 में। तब से बात हो रही है। दैट्स ऑलमोस्ट 20 years ago now. बट आई डोंट नो नैनोबॉट्स में कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस होगी भी है कि नहीं। हो रही होगी। तो वी कैन फर्स्ट डिस्कस नैनोबॉट होते क्या है। हाँ, छोटे से मशीन्स होते हैं। कितने छोटे? कितने छोटे मतलब ऑलमोस्ट इनविजिबल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो ऑपरेट करते हैं। आपके बॉडी के, आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं। अलग इंडिविजुअल सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेल्स के अंदर जाकर उनके कंपोनेंट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर व्हाटएवर। और ये कह रहा है कि ये नैनोबॉट्स जाएंगे आपके बॉडी के अंदर और वो जानेंगे कि कौन सा सेल हेल्दी है, कौन सा सेल कैंसरस है, और उन कैंसरस सेल्स को वो नष्ट कर पाएंगे। तो टारगेटेड थेरेपी होगी ये। आप एक इंजेक्शन दीजिए, उस इंजेक्शन में लेट्स से 1 लाख नैनोबॉट्स से, हाइपोथेटिकली ऐसे नंबर दे रहा हूँ, ये नैनोबॉट्स जाएंगे और 1 सप्ताह के अंदर आपके शरीर के अंदर जितने भी कैंसर सेल होंगे सबको नष्ट कर देंगे। तो दिस इज अ क्योर फॉर कैंसर। तो ये बोल रही है। That's what they are saying. थोड़ा चेक कर ले वही सवाल, बिल्कुल, कि 20 साल में प्रोग्रेस क्या हुआ है। हाई जीपीटी, हम 2070 तक पहुंचे हैं, जहां आपने लिखा है कि कैंसर क्योर्ड बाय नैनोबॉट्स, पर इस पूरे टेबल में पहली बार आप नैनोबॉट्स को मेंशन कर रहे हो डायरेक्टली 2070 में। यानी कि उससे पहले नैनोबॉट्स का कोई रोल रहेगा ही नहीं क्या ह्यूमन लाइफ में? ये बताइए, 5 चीजें बताइए नैनोबॉट से रिलेटेड। ठीक है। Nanobots are tiny machines, 1 to 100 nanometers in size, can be programmed to perform specific tasks on a microscopic level. By 2030, early clinical use, targeted drug delivery. Nanobots can carry chemotherapy only to cancer cells. यानी कि जब आप केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट करते हो, आपकी पूरी बॉडी पर साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि nanobots can give you targeted recovery. ब्लड स्ट्रीम सर्वेलेंस, नैनोबॉट्स आपके बेसिकली ब्लड लेवल सब स्कैन करेंगे, इन्फ्लेमेशन लेवल, व्हाट नॉट, दे कैन चेक ऑल दैट। और जब कुछ ऐसे छोटी मोटी गड़बड़ हो जाएगी आपकी बॉडी में, नैनोबॉट्स बताएंगे आपको। पर ये सब अर्ली क्लिनिकल यूज है। माइक्रो सर्जरीज, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी। वाह, थिंक ऑफ अ नैनोबॉट क्लियरिंग आर्टरी ब्लॉकेज। इंटरेस्टिंग। कॉस्ट एस्टिमेट 10 to 30 lakhs per session initially. Mass use by 2040 could bring it below 1 to 2 lakhs. Okay, good. By 2040 to 50, anti-aging therapies, brain-machine interface, increase in immunity 2.0. Nanobots update your immunity systems like a software patch. Nice. बेसिकली एक सिनारियो दिया है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप एक वेयरेबल पैच पहन लो, फिर उस पैच में नैनोबॉट्स होंगे। नैनोबॉट्स जाएंगे आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपकी बॉडी को स्कैन भी कर देंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंटीबायोटिक्स भी रिलीज कर देंगे, और ये सब 10 मिनट के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बीमार थे या नहीं। गुड। क्या कहना चाहोगे आप टू कंक्लूड दिस नैनोबॉट्स एंगल? देखिए, नैनोबॉट्स बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। दे आर लाइक स्मॉल कंस्ट्रक्शन मशीनरी, स्मॉल मशीन्स, टाइनी माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स। उनका पोटेंशियल बहुत है। उनका अभी जैसे हमने देखा, दे आर स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल फेज, लेकिन अगर वो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली क्योर कैंसर। किसी भी प्रकार का कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, ब्रेन कैंसर, व्हाटएवर एल्स कैंसर, इवन ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर। सो वो एक ही अगर एक चीज़ हो गई, दैट विल बी अ रेवोल्यूशन इन हेल्थ केयर।
तो नैनोबॉट्स के बहुत अलग अलग यूजेस है, ड्रग डिलीवरी एंड व्हाट नॉट. आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज नैनोबॉट्स को लेकर ये है कि वो होते ही इतने छोटे हैं, तो प्लस दे आर मशीन्स, दे मशीन्स, पर इन मशीन्स को बनाने के लिए भी छोटे मशीन्स लगते होंगे. Probably the manufacturing is the big challenge, the functioning is the challenge. जो मशीन्स, ये जो नैनोबॉट्स का मैन्युफैक्चरिंग स्केल है, इट इज सिमिलर टू द स्केल एट विच यू क्रिएट माइक्रोचिप्स. आपके जो GPUs है, CPUs है, एटसेट्रा, वो भी उसी प्रकार के स्केल के ऊपर हम क्रिएट करते हैं. सो आई थिंक द टेक्नोलॉजी में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी टू क्रिएट द नैनोबॉट्स. ओके दोस्तों, इस पॉडकास्ट के शुरुआत में हमने सोचा था कि हम 2200 तक एक टाइमलाइन ड्रॉ आउट करेंगे, बट एज वी हैव गॉन फॉरवर्ड इन दिस पॉडकास्ट, हमारे लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल एपिसोड है. वी डिसाइडेड टू कैप इट आउट एट द 50-year mark. मेक सेंस, क्योंकि हमें देखना है कि आपकी रिस्पॉन्स क्या है, यू इंटरेस्टेड इन कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस. प्लस अगर आप एक्चुअली इस सेम डॉक्यूमेंट को आगे स्कैन करें उसी टाइमलाइन पे, तो इट बिकम्स मोर एंड मोर स्पेक्यूलेटिव. AI एज इन ChatGPT को भी खुद एग्जैक्टली नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, ये सब तुक्के हैं. विच इज़ वाई आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट टू एंड our first experimental episode on futurism, sir. Definitely 50-year horizon makes sense. हाँ, maybe in the last bit यही टेबल से is there anything that's caught your eye जो आपको लगा कि हाँ यार ये maybe we should have discussed it? You can just scan it like quickly. I think we have covered most of the interesting stuff. मैं ये कहना चाहूँगा कि AI is developing very fast right now. हम already इस level पे पहुँच गए हैं कि we almost have artificial general intelligence, which is an AI system जिसका intelligence level is equal to a person with 130 IQ. हम already उस स्तर पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. मे बी 2-3 साल में हो जाएगा, मे बी प्राइवेटली हो चुका है लेकिन पब्लिक में अनाउंस नहीं हुआ है. अब अगर आपके पास AGI सिस्टम है, आर्टिफिशियली जनरल इंटेलिजेंस सिस्टम है आपके पास, तो वो अपने आप को सुधार सकता है. इट कैन इम्प्रूव इट सेल्फ एंड वेरी सून यू विल हैव एन AI उसके बाद जिसका IQ लेवल है ह्यूमन बीइंग के इक्विवेलेंट 300. And there is no human with IQ 300. It is a super intelligent AI जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. ये मे बी 5 साल में हो जाएगा. अगर आपके पास आर्टिफिशियली सुपर इंटेलिजेंट AI है तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा आपके लिए जो आपको मैजिक लगेगी. टाइम ट्रैवल सोचिए, वर्म होल्स, ट्रावर्सेबल वर्म होल्स, ये सब कुछ नहीं है जो हमने देखा. वंस यू हैव ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, देन मैजिक विल बी एक्सेसिबल टू यू. मैं तो कहता हूँ 5-10 साल में जो गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को क्रैक कर लेगी वो पूरे विश्व को नेक्स्ट 1000 वर्ष तक रूल करेगी. ये सिचुएशन है. बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल पॉडकास्ट था ये, बट मज़ा आया आपके साथ. आई थिंक इट्स अ न्यू डायमेंशन ऑन द शो. थैंक यू सर. Couldn't have done it with anyone else, but this is a deeply experimental episode. I hope you had fun as well. I had fun, absolutely. Honestly, I think GPT मेरे फ़ोन पे क्रैश हो चुका है, which is why मैं GPT को भी goodbye नहीं कह पा रहा. But I hope the audience enjoyed it, and we'll be back with another great science episode very soon. Thank you. Thank you. तो दोस्तों, ये था आज का एक्सपेरिमेंटल ब्लॉकबस्टर एपिसोड. बताइए एपिसोड कैसा लगा. ऑफ कोर्स जैसे कि मैं कहते रहता हूँ, AC सर लौट कर आएंगे TRS पर. तो कीप सपोर्टिंग अस, कीप सेंडिंग इन रिकमेंडेशंस फॉर दीज एपिसोड्स. ऐसे टेक और साइंस वाले एपिसोड्स मेरे दिल के बहुत करीब है, बट आई एम लुकिंग फॉर गेस्ट रिकमेंडेशंस एज वेल एज टॉपिक रिकमेंडेशंस. सो सेंड इन योर इनपुट एंड वील फॉलो अप ऑन TRS. AC सर लौट कर आएंगे द रनवे शो पर. बट अंटिल देन, कीप सपोर्टिंग, कीप लिसनिंग, कीप ग्रोइंग.